नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हिंदी का दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम शब्द विचार पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वर्ण विचार पर अध्ययन किया, वर्ण क्या होता है और वर्ण के भेद को समझा, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। ठीक, अब आज हम शब्द विचार पर बात करेंगे। शब्द क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वर्णों का ऐसा मेल जिसका अर्थ हो शब्द कहलाता है। कहने का आशय है, वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं। जब कई वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है। तो परिभाषा यहाँ लिखा गया है, वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो वो हमारे शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ब प्लस बड़ा, ल, अ, क, आ, तो एक शब्द बन गया बालक। तो वर्णों का ये निश्चित क्रम है और इन वर्णों को मिलाकर शब्द का निर्माण कर दिया गया, बालक। अब आते हैं शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड। हम बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं और इसके माध्यम से हम शब्दों के प्रकार को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दों का वर्गीकरण समझते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है अर्थ के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हम कर सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण हम कर सकते हैं रचना के आधार पर और चौथा वर्गीकरण कर सकते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो एक बार पुनः देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण हम 4 तरह से करते हैं। पहला अर्थ की दृष्टि से शब्द का भेद, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद, तीसरा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद, चौथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द का भेद। तो अब पहले पढ़ते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द का भेद। तो अर्थ की दृष्टि से अगर शब्द के भेद देखें तो शब्दों के एक सार्थक अर्थ होते हैं और एक निरर्थक अर्थ होते हैं। अर्थात एक आपका शब्द ऐसा होगा जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है और एक शब्द ऐसा होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए 2 प्रकार के शब्द यहाँ से निकलते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को पहले जान लें। सार्थक शब्द जिसका कुछ जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। जैसे हमने कहा जल, हमने कहा पानी, हमने कहा घर, हमने कहा आकाश, हमने कहा अग्नि, हमने कहा वायु, इस सब के एक अर्थ हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि घर वर, तो घर सार्थक, वर आपका सार्थक यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ निरर्थक हो जाएगा। पानी वानी, ठीक, धन वन, ठीक, जैसा कि बात करते हैं भाई धन वन नहीं है, तो धन तो सार्थक है लेकिन धन के साथ जब वन कहा दिया गया तो आपका वो वन आपका निरर्थक शब्द की श्रेणी में आएगा। अब सार्थक शब्द समझेंगे। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है एक अर्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है पर्यायवाची शब्द और चौथा होता है विलोम शब्द। तो 4 प्रकार के सार्थक शब्द होते हैं। अब समझते हैं एक अर्थी क्या है, अनेकार्थी क्या है, पर्याय क्या है और विलोम क्या है। एक अर्थी जिस शब्दों का केवल एक अर्थ हो। जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है उनके एक अर्थी होते हैं। जैसे हम कह दें कि घर का केवल अर्थ घर, पानी, जल, ठीक, इस सब का केवल पानी बहुअर्थी में आएगा, जल, अग्नि, ये सब हमारे एक अर्थी शब्द की श्रेणी में आएंगे। अनेकार्थी क्या है, जिनके एक से कई ज्यादा अर्थ हों, अनेकार्थी में आएगा। जैसे हम लोग एक शब्द ले लेते हैं कर, तो कर माने होता है टैक्स, कर माने होता है हाथ, कर माने होता है सूंड। तो
कर शब्द के एक से कई ज्यादा अर्थ हैं, अतएव यहाँ अनेकार्थी शब्द होगा। ठीक, अब इसके बाद पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची जैसे हमने कहा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सूर्य के पर्याय हैं। अर्थात सूर्य, दिनकर मतलब भी सूर्य, दिवाकर मतलब भी सूर्य, तो भानु मतलब सूर्य, तो सूर्य के पर्यायवाची अर्थात एक शब्द के कई शब्द। इसके बाद विलोम, विलोम का शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टा, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, ठीक, तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। चलिए, तो ये हमने पढ़ा अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। इसके बाद उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद अगर देखें तो उत्पत्ति मतलब होता है पैदा होना। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर इन तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। एक शब्द और होता है संकर शब्द, एक शब्द और होता है संकर शब्द। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, तत्सम क्या है? जो शब्द संस्कृत निष्ठ होते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वह हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जब इन तत्सम का बिगड़ जाता है रूप उच्चारण में, तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे हमने कहा जीवा, जीवा से हमारा उच्चारण में जीभ आ गया, नासिका नाक हो गया, ठीक, ललाट माथा हो गया, केस बाल हो गया, ठीक, कर्ण कान हो गया। तो तत्सम का बिगड़ा रूप तद्भव कहलाता है। अग्नि का आग हो गया, ठीक। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द जो अपने यहाँ के, अपनी भाषा के शब्द हों, अपनी लोक भाषा के शब्द हों, अपनी क्षेत्रीय भाषा के शब्द हों, वह शब्द देशज। जैसे लोटा, थरिया, ठीक, ये सब हमारे देशज शब्द की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब इसके बाद विदेशी शब्द क्या है? विदेशी शब्द जो विदेश के प्रभाव से हम लोग हिंदी में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिए, वो आपके विदेशी शब्द कहलाएंगे। जैसे फारसी शब्द हो गए, अंग्रेजी शब्द हो गए, तुर्की शब्द हो गए। जैसे कैंची शब्द हो गया, कैंची आपका तुर्की है, ठीक, किताब फारसी है, ठीक। तो विदेशी शब्द जो विदेश के प्रभाव से या विदेश के प्रभाव में आने पर हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, वह हमारे विदेशी शब्द कहलाए। इसके बाद संकर क्या है? संकर शब्द जो होता है वो मिला जुला, अर्थात एक देशी और एक विदेशी, या एक विदेशी और एक देशी, किसी भी तरह से मिलकर जो बन जाता है शब्द, वो तत्सम तो संकर शब्द कहलाता है। जैसे हमने कहा डाक घर, हमने कहा डाक घर, तो डाक आपका अंग्रेजी शब्द है और घर आपका हिंदी शब्द है, तो दोनों मिलकर एक नया शब्द बना डाकघर। इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी का मिलन हुआ है, तो यहाँ पर संकर शब्द हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से उत्पत्ति की दृष्टि से 5 प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब आते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, रचना की दृष्टि से शब्द, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। रचना की दृष्टि से हम शब्द के भेद करते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद भी होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ शब्द पढ़ रहे हैं, इसलिए रचना की दृष्टि से शब्द के भेद अगर देखें तो 3 प्रकार के शब्द हमें मिलेंगे। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ मतलब होता है प्रचलित अर्थ, रूढ़ मतलब होता है प्रचलित अर्थ, अर्थात जिन शब्दों के प्रचलित अर्थ हों वह हमारे रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे हो गया रोटी, हो गया कमल, हो गया घर, हो गया, ठीक, ये हमारे प्रचलित अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे इन शब्दों के, तो हमारा रूढ़ शब्द होगा। इसके बाद यौगिक शब्द, यौगिक अर्थात योग से मिलाकर बनाया गया हो, जैसे रसोई घर, रसोई और घर मिलाकर हमारा 2 शब्द मिलाकर एक शब्द बना दिया गया, इसलिए ये हमारा यौगिक शब्द कहलाएगा। सेनापति, सेना और पति, तो यहाँ पर 2 शब्द मिला के एक शब्द बना दिया गया, तो सेनापति। तीसरा योग रूढ़,
अब हम आते हैं योग रूढ़ पर। योग रूढ़ क्या है? योग और रूढ़, योग करके बनाया गया हो और जो योग करके बनाए गए शब्द हों उनका भी प्रचलित अर्थ हो, रूढ़ अर्थ हो, वो हमारे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज अर्थात पंक माने होता है कीचड़, जन्म लेना, अर्थात पंकज का एक प्रचलित अर्थ है क्या? कमल। तो पंकज में हमारा योग रूढ़ है। दिनकर, दिन और कर अर्थात योग रूढ़ है। सूर्य होता है, ठीक, दशानन, 10 आनन रावण होता है, तो यहाँ दशानन में भी योग रूढ़ शब्द होंगे। तो इस तरह से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ समझते हैं। इसके बाद प्रयोग की दृष्टि से आते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से हमें दो प्रकार के शब्द मिलते हैं। एक विकारी शब्द मिलता है, दूसरा अविकारी शब्द मिलता है। एक विकारी शब्द मिलता है, दूसरा अविकारी शब्द मिलता है। विकारी शब्द का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अविकारी शब्द के परिवर्तन नहीं होते हैं। तो विकारी शब्द की श्रेणी में 4 शब्दों को रखा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अर्थात 4 शब्द हमारे विकारी हैं। संज्ञा विकारी है, अर्थात संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है लिंग वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, ठीक, वचन के अनुसार। सर्वनाम में भी परिवर्तन हो सकता है, विशेषण में भी परिवर्तन हो सकता है और क्रिया में भी परिवर्तन हो सकता है लिंग वचन के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए हमने दे दिया, राम पत्र लिखता है। अब यहाँ हमने लिंग बदल दिया, यहाँ लिख दिया सीता, तो यहाँ पत्र लिखती है हो जाएगा। अर्थात क्रिया क्या हुई? बदली। क्रिया क्या हुई? बदली। और संज्ञा क्या हुआ? ये भी बदला। तो कहने का आशय है लिंग वचन कारक वचन के अनुसार ये परिवर्तित हो सकते हैं। तो इसलिए विकारी शब्दों में 4 रखा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी में जिनका परिवर्तन कभी भी ना हो, अर्थात जिनका परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारे अविकारी शब्द की श्रेणी में आते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, एडवर्ब जिसको कहते हैं, क्रिया विशेषण में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने दे दिया, राम धीरे धीरे पढ़ता है, ठीक। तो यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया हमारी क्या है? पढ़ना है, और धीरे धीरे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाक्य में क्या धीरे धीरे परिवर्तन होगा? जैसे देखते हैं, लिंग परिवर्तन करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सीता, तो सीता धीरे धीरे पढ़ती है। वचन परिवर्तन करते हैं, वह धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक। तो लेकिन धीरे धीरे हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए एक क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द में रखे जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरा है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अविकारी शब्द 4 होते हैं और विकारी भी 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हमारे विकारी होते हैं। अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये हमारे शब्द विचार यहाँ पर पूर्ण हुए। अब इसके बाद हम लोग एक एक शब्दों को, जैसे तत्सम शब्द क्या है महत्वपूर्ण, तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द महत्वपूर्ण, तद्भव महत्वपूर्ण, देशज, और यहाँ पर यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक। इन सब को देखने के बाद, ठीक, आगे हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।